Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 19th February 2025. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. So before we take up the first topic of the day, एक करेक्शन है कल के न्यूज़पेपर एनालिसिस से रिलेटेड। कल हमने बात की थी अनूप बर्नवाल केस के बारे में, जहां मैंने आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ डायरेक्शंस दिए थे सरकार को विथ रिस्पेक्ट टू अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड द अदर इलेक्शन कमिश्नर्स। तो कल हमने चर्चा की, वहां देखा कि सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव के हिसाब से एक सिलेक्शन कमिटी होगी विच विल हैव 3 मेंबर्स, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड लीडर ऑफ अपोजिशन। अब एक बार फिर से जरा ध्यान से सुनिए, यहां तक तो हमने देखा था कल सुप्रीम कोर्ट ने ये डायरेक्टिव्स दिया था कि सरकार को एक कानून बनाना है विथ रिस्पेक्ट टू अपॉइंटमेंट ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर्स। जब तक सरकार कानून नहीं बना लेती तब तक के लिए एक प्रोसेस ले डाउन किया था सुप्रीम कोर्ट ने, जिसमें एक सिलेक्शन कमेटी होगी जिसके अंदर ये 3 मेंबर्स होंगे, प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड लीडर ऑफ अपोजिशन, जो फिर नाम रेकमेंड करेंगे टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और फिर उस रिकमेंडेशन के बेसिस पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटमेंट करेंगे। दैट मीन्स कि ये जो कमिटी सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन से बनाई गई थी, इट वाज एन एंटरिम कमिटी, मतलब तत्कालीन, अंटिल द पार्लियामेंट इनैक्ट्स अ सेपरेट लॉ ऑन द सब्जेक्ट। फिर पार्लियामेंट ने कानून बना दिया, इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट एक्ट 2023। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को ऐसा नहीं कहा था कि जो वो कानून लेकर के आएंगे उस कानून में भी यही सिलेक्शन कमेटी होनी चाहिए। और सरकार ने जो कानून लाया उसमें सिलेक्शन कमेटी तो थी, बट उसमें थोड़ा बदलाव कर दिया। सिलेक्शन कमेटी में अब प्रधानमंत्री, लीडर ऑफ अपोजिशन एंड वन यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर हु वुड बी नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। तो कानून जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जो अर्लियर इंस्ट्रक्शन थे उससे थोड़ा सा अलग हो गया, बट सुप्रीम कोर्ट ने वो जो इंस्ट्रक्शंस दिए थे वो एंटरिम दिए थे, तत्कालीन दिए थे, कि जब तक कानून नहीं बनेगा तब तक ये 3 मेंबर की सिलेक्शन कमिटी होगी। कानून थोड़ा अलग बन गया। अब पेटिशंस किस ग्राउंड पे फाइल किए गए हैं सुप्रीम कोर्ट में अगेंस्ट द लॉ? पेटिशंस इस ग्राउंड पे फाइल किए गए हैं कि ये जो कानून है इसके अंदर जो सिलेक्शन पैनल है, इट इंक्लूड्स प्राइम मिनिस्टर एंड वन यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर। आउट ऑफ 3 मेंबर्स, 2 तो सरकार के ही लोग हैं। तो कहीं ना कहीं जो सिलेक्शन कमिटी है इट इज हैविंग प्रीपोंडरेंस ऑफ द गवर्नमेंट, रूलिंग पार्टी। और इसके कारण जो इलेक्शन कमिश्नर के पोस्ट पे अपॉइंटमेंट होगी वो भी रूलिंग पार्टी के हिसाब से ही होगी, क्योंकि एक ही तो लीडर ऑफ अपोजिशन है, बाकी 2 तो रूलिंग पार्टी से लोग हैं। और इस कारण से जो इलेक्शन कमीशन के अंदर जो पोजीशंस हैं उनकी ऑटोनॉमी को सिक्योर करना, इंटीग्रिटी को मेंटेन कर पाना कठिन हो सकता है। इस ग्राउंड के बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट के अंदर पिटीशन फाइल किया गया है अगेंस्ट द लॉ ब्रॉट बाय द गवर्नमेंट इन 2023 रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश थे एक सिलेक्शन कमेटी को बनाने के लिए, बट उस सिलेक्शन कमेटी को तत्कालीन बनवाया गया था टिल द पार्लियामेंट इनैक्ट्स अ सेपरेट लॉ ऑन द सब्जेक्ट। पार्लियामेंट ने कानून बनाया, से उसमें सिलेक्शन पैनल था, बट सिलेक्शन पैनल के अंदर 3 में से 2 लोग सरकार के हैं, एक लीडर ऑफ अपोजिशन है, जिसको लेकर के फिर पिटिशंस फाइल किए गए और उस पिटीशन पे सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रही है। और यही कारण है कि जो लीडर ऑफ अपोजिशन है राहुल गांधी जी, उन्होंने कहा कि करंट टाइम में अपॉइंटमेंट को रोक देना चाहिए जब तक सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये मैटर है। जब सुप्रीम कोर्ट इस मैटर पे सुनवाई खत्म कर देगी देन फिर अपॉइंटमेंट करेंगे। सो आई होप देयर इज नो कंफ्यूजन, देयर वाज अ लैप्स व्हाइल कॉन्टेक्चुअलाइजिंग दिस एंटायर मैटर। यहाँ पे थोड़ा सा चूक हुआ था मुझसे, गलती हुई थी मुझसे। आई होप अब आपको क्लैरिटी है। मैंने कह दिया था कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया सरकार को कि आप कानून में भी वही सिलेक्शन कमेटी रखें जो
होल्ड करता है प्राइम मिनिस्टर को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का, लीडर ऑफ अपोजिशन को। बट ऐसा डायरेक्शन नहीं था, यहाँ पे एक लैप्स हुआ था। आई होप आप अब कोई गलती नहीं करेंगे आंसर राइटिंग में या प्रीलिम्स में। सुप्रीम कोर्ट ने ये कमिटी बनाई थी till a new law is enacted, but this law is yet challenged because it is to some extent compromising autonomy of the constitutional body, that is Election Commission of India. The first topic of the day is India Qatar strategic partnership. This topic is important from our syllabus GS paper 2 international relations point of view. करंट कॉन्टेक्स्ट समझते हैं तो कतर के एमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी इज ऑन स्टेट विजिट टू इंडिया, और उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात की, और उसके बाद दोनों देशों ने आपसी संबंध को स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप लेवल तक एलिवेट कर दिया है। विद दिस नाउ कतर इज नाउ फोर्थ कंट्री, in fact फिफ्थ कंट्री इन जीसीसी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, जिसके साथ भारत का स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन हो चुका है। देखिए, गल्फ कंट्रीज जो पर्सियन गल्फ के अराउंड हैं, उन्होंने मिल करके एक आपस में एक कॉमन प्लेटफॉर्म बनाया है जिसका नाम है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल जीसीसी। इसके अंदर 6 मेंबर्स हैं, सऊदी अरबिया, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन एंड कुवैत। इन 6 देशों में से 4 के साथ ऑलरेडी भारत का स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन हो रखा है। वो 4 देश हैं यूएई, सऊदी अरबिया, ओमान एंड कुवैत। अब कतर ने भी भारत के साथ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन कर दिया, तो बस एक बहरीन अभी जीसीसी में से वो देश है जिसका भारत के साथ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है। स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट का मतलब होता क्या है? जब भी दो देश आपस में स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन करते हैं तो इसका मतलब दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू टेक अप देयर रिलेशन बियॉन्ड अ फॉर्मल डिप्लोमेटिक लेवल। अब सिर्फ एक डिप्लोमेटिक लेवल तक नहीं होगा कि आपके यहाँ हमने एम्बेसी खोल दी और आप हमारे यहाँ एम्बेसी खोल दें। अब दोनों देश जो हैं वो अलग अलग एरियाज में, मेनली ट्रेड में, सिक्योरिटी में, एनर्जी, टेक्नोलॉजी, डिप्लोमेसी में डीपर इंटीग्रेशन एक्सप्लोर करना चाहते हैं। अब एक बेसिक फाउंडेशन ले डाउन हो जाता है कि नाउ द टू साइड्स आर विलिंग टू एंगेज इनटू डीपर मैनर इन सेवरल एरियाज। ये फायदा होता है स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन करने का। ये एक तरीके से एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस है या इंटेंट है फॉर डीपर इंटीग्रेशन। तो दोनों देशों ने स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन कर लिया है। साथ ही साथ उन्होंने इंटेंट भी एक्सप्रेस किए हैं कि अब किस तरीके से दोनों देशों के बीच में, भारत और कतर के बीच में रिलेशनशिप को मजबूत किया जाएगा। तो नाउ द टू कंट्रीज विल लुक फॉरवर्ड टू डबल देयर बायलैटरल ट्रेड। जो मौजूदा ट्रेड है वो लगभग $14 बिलियन के आसपास है, बट 2030 इसको $28 बिलियन तक ले जाने की कोशिश की जाएगी। दोनों ही साइड्स आपस में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अब साइन करेंगे बायलैटरल लेवल पे। भारत साथ ही साथ जीसीसी कंट्रीज के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने के लिए नेगोशिएशन कर रहा है, जिसका हिस्सा ऑलरेडी कतर है। तो इंडिया और जीसीसी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन होना है, भारत अभी वो नेगोशिएशन कर रहा है। साथ ही साथ इंडिया और कतर भी बायलैटरल लेवल पे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करेंगे। इस स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट के बाद नाउ यूपीआई सर्विसेज, जो भारत की डिजिटल पेमेंट सर्विसेज है, वो कतर में भी एक्सटेंड की जाएगी। तो इससे क्या होगा कि कतर में रहने वाले जो इंडियन एक्सपर्ट्स हैं वो रेमिटेंस भारत में अब आराम से भेज पाएंगे। उनको जो बाकी तरीके हैं, स्विफ्ट मैकेनिज्म एंड ऑल, वो कॉस्टली तरीका नहीं लेना होगा। दे वुड बी नाउ एबल टू सेंड बैक रेमिटेंस टू इंडिया इन चीपर मैनर बिकॉज ऑफ द यूपीआई सर्विसेज एक्सटेंशन इन कतर। साथ ही साथ ये यूपीआई सर्विसेज एक्सटेंशन इन कतर से इंटरनेशनल लेवल पे पेमेंट इन रुपी, स्पेशली विथ रिस्पेक्ट टू ट्रांजेक्शन बिटवीन इंडिया एंड कतर, वो प्रमोट होगा। So this will help in India's ambition of internationalizing rupee. आरबीआई ने लक्ष्य रखा है खुद के लिए कि अगले 10 सालों में रुपया को भी एक इंटरनेशनल करेंसी बनाएंगे। तो कतर के अंदर यूपीआई सर्विसेज चलने से अब 2 लेवल पर फायदा होगा। रेमिटेंस बड़ी आसानी से अब आ पाएगा, वहाँ के रहने वाले जो इंडियन लोग हैं वो भारत में रेमिटेंस भेज पाएंगे, और भारत का जो रुपया है उसका रुपीज बेस्ड ट्रांजैक्शन इन कतर विल इंक्रीज। एनर्जी टाइज को स्ट्रेंथन करने के लिए दोनों देशों की कंपनियां कतर एनर्जी और भारत की तरफ से पेट्रोनेट एलएनजी ने आपस में 20 साल का एक एग्रीमेंट साइन किया, जिसके अंतर्गत 7.5 मिलियन मेट्रिक टन्स पर एनम एलएनजी भारत में भेजा जाएगा।
ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। ये सब अगर आप ज़्यादा कंक्रीट डिटेल्स याद रख पाओ ड्यूरिंग द मेंस टाइम, तो ऑफ कोर्स आपका आंसर बेहतर होगा। भारत ने सोवरेन वेल्थ फंड इन्वेस्टमेंट के लिए भी इनवाइट किया है कतर को। लगभग $10 बिलियन का सोवरेन वेल्थ फंड इन्वेस्टमेंट फ्रॉम कतर विल हैपन इन इंडियाज इंफ्रास्ट्रक्चर। थोड़ा सा समझ लेते हैं कि सोवरेन वेल्थ फंड होता क्या है। देखिए, अलग अलग देशों के पास, उनकी सरकारों के पास थोड़ा सा सरप्लस फंड होता है। जैसे बजट प्रपोज किया उन्होंने, तो बजट में हो सकता है कि उनकी टैक्स से जो कमाई हुई या अलग अलग सोर्सेज से कमाई हुई उतना खर्च वो नहीं कर पा रहे। भारत के अंदर जनरली डेफिसिट बजट होता है, बट कई सारे देशों में सरप्लस बजट भी हो सकता है। उसके अलावा सरकारों के पास अलग अलग तरीके हैं फंड रेज करने के। सो दिस वे देर आर सेवरल कंट्रीज इन द वर्ल्ड हुज गवर्नमेंट हैव सरप्लस रिजर्व, जिसको कहा जाता है उनका सोवरेन वेल्थ फंड। जैसे नॉर्वे के पास दुनिया का सबसे ज़्यादा सरप्लस वेल्थ फंड माना जाता है, चाइना के पास है। चाइना ने दो अलग अलग इस तरह के फंड बना रखे हैं, यूएई है, कुवैत है, सऊदी अरबिया है। तो आप देखेंगे कि जीसीसी कंट्रीज इसमें खूब आगे हैं। रीजन बीइंग कि वहाँ पे ऑयल एंड नेचुरल गैस एक्सट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, जिसको एक्सपोर्ट करने के बाद बहुत सारा सरप्लस रिजर्व की अर्निंग होती है यहाँ की सरकारों को। तो इस तरीके से सरप्लस रिजर्व जीसीसी कंट्रीज के पास ज़्यादा है। उसमें से कतर भी है हैविंग सरप्लस रिजर्व। तो उस सरप्लस रिजर्व्स में से, जिसको कहा जाता है सोवरेन वेल्थ फंड, सरकार का अपना वेल्थ फंड, उसमें से $10 बिलियन भारत में इन्वेस्ट किया जाएगा फॉर इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट इन इंडिया। भारत सरकार ने भी एक सोवरेन वेल्थ फंड बनाया है जिसका नाम है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड, बट इसको हम लोग कह सकते हैं क्वासी सोवरेन वेल्थ फंड। पूरी तरीके से नहीं कह सकते सोवरेन वेल्थ फंड। इट इज लाइक ए सोवरेन वेल्थ फंड बिकॉज दिस फंड हैज 49% स्टेक ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड 51% स्टेक ऑफ फॉरेन एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स। इस फंड को बनाया गया ताकि इस फंड से पैसा निकाल निकाल करके फिर भारत के अलग अलग सेक्टर्स में इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए उस पैसे का इस्तेमाल किया जा सके। एक बार ये भी देख लेते हैं कि वाई कतर इज इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। तो कतर का स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है भारत के लिए, क्योंकि हाल फिलहाल में जो इसराइल और हमास के बीच में कन्फ्लिक्ट चल रहा है, इसमें कतर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है एज मीडिएटर। अगर कतर के साथ हमारे रिलेशंस अच्छे रहते हैं तो इट विल अलाउ इंडिया टू हैव ए स्ट्रोंगर से या फिर डीपर फुटप्रिंट इन वेस्ट एशिया रीजन। क्योंकि हाल फिलहाल में वेस्ट एशिया रीजन के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण इशू है वो है इसराइल हमास कन्फ्लिक्ट। तो जो देश इसमें प्रोएक्टिव रोल प्ले कर रहा है उसके साथ अगर हम रहेंगे तो हमारा भी इन्फ्लुएंस वेस्ट एशिया में बना रहेगा। कतर इज एन इम्पॉर्टेंट एनर्जी सप्लायर। एनर्जी में भी खासकर एलएनजी लिक्विफाइड नेचुरल गैस की हम बात करें तो कतर इज द लार्जेस्ट एनर्जी सप्लायर। आप देखिए, जो 5 लार्जेस्ट एलएनजी सप्लायर उसमें सबसे ऊपर कतर है। अबाउट 40% ऑफ एलएनजी सप्लाई टू इंडिया कम्स फ्रॉम कतर। वहीं अगर ऑयल की सप्लाई की बात की जाए तो रसिया इज द लार्जेस्ट सप्लायर करेंटली। सेकंड नंबर पे है इराक। कतर में कई सारे इंडियन डायस्पोरा यानी कि भारत के मूल के लोग भी रहते हैं, जिनको कहा जाएगा इंडियन एक्सपैट, जो वहाँ पे काम करते हैं और फिर वो काम करते तो वहाँ से पैसा भेजते हैं। तो कतर इज इम्पॉर्टेंट फॉर द रेमिटेंस फ्लो दैट कम्स फ्रॉम कतर, फ्रॉम इंडियन डायस्पोरा लिविंग देयर। तो कतर उस पर्सपेक्टिव से भी इम्पॉर्टेंट है। सोवरेन वेल्थ फंड की हमने बात की। कतारी सोवरेन वेल्थ फंड इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। तो फॉर सच फैक्टर्स कतर इज एन इम्पॉर्टेंट कंट्री एज फार एज इंडिया इज कंसर्न। ये जो सोवरेन वेल्थ फंड की चर्चा की हमने, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड, इस पे यूपीएससी ने साल 2017 में ये प्रश्न पूछा था। आप अटेम्प्ट कीजिए इस क्वेश्चन को। इफ नीडेड रीड द हिंट्स एंड देन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। कतर भारत के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है और आने वाले टाइम में कैसे दोनों देशों के रिलेशंस इंप्रूव हो रहे हैं, बदल रहे हैं, इस पे ये प्रश्न मैंने बना करके दिया है। आज मैंने पूरा पूरा आंसर लिख करके देने के बजाय बस थोड़ा सा हिंट्स दिया है। आई थिंक आपको ये तरीका अब ज़्यादा अच्छा लगेगा। यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए। फिर पूछा है कि कतर भारत के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, तो सिग्निफिकेंस बताइए। सिग्निफिकेंस हमने चर्चा की ही है, आप वो सिग्निफिकेंस बताइए। ट्राई टू ऐड 1 or 2 पॉइंट्स एटलीस्ट फ्रॉम योर साइड। देन गिव ए ट्रांजिशन लाइन कि ठीक है भारत के लिए सिग्निफिकेंट है, ठीक है। देन से कि मौजूदा टाइम में दोनों के संबंध इंप्रूव हो रहे हैं। तो कंसीडरिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ ईच अदर द टू साइड्स हैव रिसेंटली डिसाइडेड टू डीपन बायलैटरल एंगेजमेंट। ये एक ट्रांजिशन लाइन हो गया। देन राइट
कि क्या हाल फिलहाल में डिसीजंस लिए गए हैं, तो वहाँ पे स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट और ट्रेड को डबल करने की बातचीत ये सब लिखे, एंड देन राइट अ ब्रीफ कंक्लूजन। तो इस तरीके से खुद कोशिश कीजिए, जो डिस्कशन हमने किया है वहाँ से कंटेंट उठाइए, थोड़ा कंटेंट अपने तरफ से ऐड कीजिए, एंड ट्राई टू राइट एन आंसर। Next topic is about inland water terminal for international transport. This topic is important from our syllabus GS paper 3 Indian economy point of view, especially with respect to infrastructure. Current न्यूज ये है कि यूनियन मिनिस्टर फॉर शिपिंग सर्बानंद सोनोवाल जी ने हाल फिलहाल में इनॉग्रेट किया इनलैंड वाटरवे टर्मिनल एट ब्रह्मपुत्र रिवर ऑन ब्रह्मपुत्र रिवर एट जोगी गोप्पा असम। तो असम के जोगीघोपा रीजन में एक वाटर टर्मिनल बनाया गया। इसको 2021 में इसके काम की शुरुआत हो गई थी, अब जाकर के पूरी तरह से कंप्लीट हुआ है। और इस इनलैंड वाटर टर्मिनल को इनॉग्रेट किया हमारे शिपिंग मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल जी ने, विच इज ऑन ब्रह्मपुत्र रिवर एट जोगीघोपा असम। इनॉग्रेशन कैसे किया गया वो भी जरा देखिए, प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। तो दो शिप्स, मोटर व्हीकल पद्मा नेविगेशन 2 एंड एमवी त्रिशूल, इनको फ्लैग ऑफ किया गया। साथ ही साथ दो बार्जेज अजय एंड दीक्षु, इनको भी फ्लैग ऑफ किया गया। फ्लैग ऑफ मतलब इनको ग्रीन सिग्नल दिया गया कि यू कैन मूव ऑफ। बार्जेज आर यू कैन से मोटरलेस व्हीकल्स, मोटरलेस वाटर व्हीकल्स हु हैव फ्लैट सरफेस, जबकि शिप्स जो होते हैं दे आर लार्जर हैविंग मोटर एंड दे यूज फ्यूल टू मूव ऑन द वाटर सरफेस। तो बार्जेज जो हैं वो कार्गो वगैरह के लिए इस्तेमाल होते हैं। दोनों एक तरीके से आप कह सकते हैं कि आप इक्विपमेंट्स हैं या मशीन्स हैं हु फ्लोट ऑन द वाटर, बट शिप्स का ज़्यादा इस्तेमाल होता है ओशन में, बार्जेज का ज़्यादा इस्तेमाल होता है इनलैंड ट्रांसपोर्ट एक्टिविटीज़ में। प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से याद रखिएगा, बार्जेज जो दो फ्लैग ऑफ किए गए अजय एंड दीक्षु, शिप्स जो दो फ्लैग ऑफ किए गए दे वेयर पद्मा नेविगेशन 2 एंड त्रिशूल। अब ये जो इनलैंड वाटर टर्मिनल बनाया गया है जोगीघोपा में, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? इट विल बूस्ट ट्राईलैटरल ट्रेड, इट विल बूस्ट ट्रेड बिटवीन इंडिया भूटान एंड बांग्लादेश। अब आप कहेंगे सर भूटान कहाँ से आ गया इसमें? इसी जोगीघोपा से लेकर के गेलफू भूटान तक के बीच में एक रोडवे कनेक्टिविटी है। तो रोड कनेक्टिविटी जोगीघोपा और भूटान के बीच में, और यहाँ से अब नाउ ये जो इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट बनाया गया है पोर्ट, यहाँ से वाटर इनलैंड वाटर कनेक्टिविटी है इनटू बांग्लादेश। So now there will be a strong trilateral connectivity between India, Bhutan and Bangladesh after inauguration of this Jogighopa Inland Transport Waterway. Strategic position. It puts India into a strategic position because दोनों के बीच में, भूटान और बांग्लादेश के बीच में है. So now if they have to conduct trade between themselves, they have to have transition through India. So it makes India a strategic player in the region. इंडिया खासकर असम विल बिकम इकोनॉमिक मल्टीप्लायर बिटवीन भूटान एंड बांग्लादेश। इनलैंड वाटरवे ट्रांसपोर्ट जो है उसको स्ट्रेंथ मिलेगा। इनलैंड वाटरवे ट्रांसपोर्ट को स्ट्रेंथ मिलने से दो फायदा होता है, एक तो डीकंजेशन होगा रोड और रेलवे ट्रैफिक का, दूसरा ये इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट मीन्स जो है ट्रांसपोर्ट के, दे आर चीपर एंड एनवायरमेंट फ्रेंडली, क्योंकि इसमें फ्यूल का इस्तेमाल कम होता है और पॉल्यूटिंग गैस कम रिलीज होते हैं एज कंपेयर टू रोड ट्रांसपोर्ट। सो इनलैंड वाटरवे ट्रांसपोर्ट के स्ट्रेंथनिंग होने से कॉस्ट इफेक्टिव मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होगा एंड रोड एंड रेलवे का डीकंजेशन भी होगा। ओवरऑल लॉजिस्टिक्स एंड ट्रांसपोर्ट विल गेट स्ट्रेंथेंड। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट टाइप्स ऑफ व्हेल्स। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, वेल्स जो हैं वो दो तरीके की होती हैं, एक होती हैं बैलीन वेल्स और दूसरी होती हैं टीथ वेल्स। उनके बारे में हम अगले पेज पे देखेंगे। बैलीन वेल्स आर टूथलेस वेल्स, इनकी अपने खुद के दांत नहीं होते, बट इंस्टीड ऑफ टीथ दे आर हैविंग फिल्टर लाइक बलीन अटैच्ड विद देयर गम्स। बलीन क्या होता है? इस तरीके के ब्रिस्टल्स होते हैं, जैसे टूथब्रश में लगा रहता है ना ब्रिस्टल्स, वैसा ही होता है बलीन, जो इन वेल्स के गम्स से अटैच्ड रहते हैं। फिल्टर लाइक बलीन्स, दीज आर लाइक फाइन ब्रिस्टल्स एंड मेड अप ऑफ केराटिन।
केराटिन वही कंपाउंड है जिससे हमारा टूथ, आई एम सो सॉरी, केराटिन वही कंपाउंड है जिससे हमारा हेयर या नेल बना होता है। उसी से इन वेल्स का ये ब्रिस्टल या आप कह सकते हैं बलीन बना होता है, जिनको हम लोग कहते हैं बलीन वेल्स। इनके खुद के दांत नहीं होते, बट इनके बलीन्स होते हैं अटैच्ड विद देयर गम। ये बलीन किस काम आता है इनके? ये बलीन काम आता है वाटर में से फूड को सेपरेट करने में। और वाटर के अंदर इनके लिए ये जो बलीन वेल्स हैं, ये छोटे छोटे इंटिटी जो सी के अंदर अवेलेबल होते हैं या ओशन के अंदर अवेलेबल होते हैं, जैसे जूक प्लैंक्टन हो गया, फाइटोप्लैंक्टन हो गया, इनको खाते हैं ये। अब वाटर में तो ये छोटे छोटे एंटिटीज फ्लोट करते रहते हैं, कैसे छोटे एक एक छोटी छोटी चीजों को कैसे खाएं? क्योंकि इनका माउथ तो काफी बड़ा है। सो दे यूज दिस फिल्टर या बलीन या ब्रिस्टल्स, जो कहना है कहें, टू सेपरेट देयर फूड फ्रॉम वाटर। इस तरीके से आए, यहां से ब्रिस्टल्स के थ्रू इन्होंने सेपरेट कर लिया, फिल्टर आउट कर लिया अपने फूड को, और ये फूड जाकर के इनके बलीन में चिपक गए। दे आर ऑल्सो नोन एज बैच फीडर। तो ये काफी टाइम तक अपने बलीन के अंदर इस तरीके से छोटे छोटे क्रिल्स, जू प्लैंक्टन्स, क्रुस्टासियंस या स्मॉल फिशेस को अटका करके रखते हैं, एंड देन दे लीक देयर फूड विथ हेल्प ऑफ देयर टंग, और उसके बाद स्वालो कर लेते हैं। इसलिए इनको कहा जाता है बैच फीडर। काफी टाइम तक अपने बलीन के अंदर छोटे छोटे फूड आइटम्स को, जो इनके लिए फूड हैं, उनको रखते हैं, और फिर उसके बाद आफ्टर लिकिंग इट दे स्वालो। ये जो इनका खाना खाने का तरीका है, दिस हैज हेल्प्ड देम टू इवॉल्व इन सच ए ह्यूज एनिमल। क्योंकि जो लार्ज उनकी बॉडी है, उस लार्ज बॉडी के लिए उनको ज्यादा खाना चाहिए, और ज्यादा खाना खाने के लिए उनको चाहिए कि वो ओशन के अंदर भी छोटे 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 पार्टिकल्स को भी आराम से चुन पाए। जू प्लैंक्टन, क्रोस्टेशियन, स्मॉल फिशेस, इनको आराम से चुन पाए और खा पाए। अभी बड़ी मछलियां तो रोज रोज मिलेंगी नहीं, उनको तो हंट करके खाना पड़ेगा, बट सच स्मॉल एंटिटीज आर इजिली अवेलेबल। अब ये स्मॉल एंटिटीज हैं तो इजिली अवेलेबल, बट इनको खा पाना वो थोड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि इनका माउथ उस हिसाब से काफी बड़ा है। बट देयर baleen help them to filter out zooplankton, crustaceans and eat them, and that has allowed these baleen whales to maintain such a large body. तो इवोल्यूशन ऑफ सच अ लार्ज बॉडी के पीछे कहीं ना कहीं उनके ये जो फिल्टर हैं वो काफी हद तक रेस्पॉन्सिबल। इट हैज अलाउड देम टू ईट मोर एंड मोर, इजीली कलेक्ट फूड फ्रॉम द सराउंडिंग वाटर। उनको फूड के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ता है, हंटिंग करने की जरूरत नहीं कर पड़ती है। देयर आर 14 स्पेसीज ऑफ बलीन वेल्स इंक्लूडिंग हम्पबैक वेल्स या ग्रे वेल्स एंड ऑल। दूसरे होते हैं टूथ वेल्स, जिनके अपने दांत होते हैं। इस तरह के जो वेल्स होते हैं उनकी 70 स्पीसीज हैं, अलग अलग तरीके के, स्पर्म वेल, बीक वेल एंड ऑल, किलर वेल। इवन डॉल्फिन्स आर ए टाइप ऑफ टूथ वेल। इनको क्या करना पड़ता है? हंटिंग करनी पड़ती है। दे रिलाई ऑन एक्टिव हंटिंग ऑन लार्जर prey like fishes, squids and all. They can sometimes even kill seals. और यही कारण है कि नॉर्मली इनका साइज छोटा रहता है, नॉर्मली एज कंपेयर टू द बलीन वेल्स। बट इनमें भी कुछ कुछ वेल्स ऐसे जैसे स्पर्म वेल एंड ऑल, दे आर वेरी ह्यूज। अब करंट कॉन्टेक्स्ट ये है, हम लोग वेल्स के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं? तो वेनेजुला के एक कयाकर, मतलब एक तरीके का ओशन रिलेटेड स्पोर्ट्स है कायाक। तो वेनेजुला के कयाकर वाज ब्रीफली स्वॉलोड बाय अ हम्प बैक वेल। थोड़े देर के लिए उसको स्वालो कर लिया और बाद में उसको रिलीज भी कर दिया विदाउट एनी इंजुरीज। तो इस कारण से आर्टिकल आया है। तो अब ये आर्टिकल ये भी चर्चा करता है कि क्या एक वेल ह्यूमन को स्वालो कर सकती है कंप्लीटली। और फिर इसी आर्टिकल में बताया है कि नो, चाहे वो बलीन वेल हो या टूथ वेल हो, दे कैन नॉट स्वालो अ ह्यूमन कंप्लीटली। थोड़े देर के लिए मुंह में रख सकते हैं अपने, वो आपस से उनको उनको स्पिल आउट करना ही होगा। रीजन बीइंग देयर माउथ इज ह्यूज, देयर माउथ्स आर ह्यूज, बट उनका जो थ्रोट होता है वो काफी स्मॉल होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें हम इस हम्पबैक वेल की, जिसने इस कयाकर को स्वालो किया था अपने माउथ में, फॉर द टाइम बिंग रखा था, स्वालो तो नहीं किया था कंप्लीटली, बट फॉर द टाइम बिंग इट हैज swallowed it in mouth,
तो उसका जो थ्रोट है वो इट इज लाइक ह्यूमन फिस्ट, हमारे मुट्ठी भर जितना है, तो वो उसको पूरी तरीके से गल्प डाउन नहीं कर सकता. सो दैट इज द रीजन व्हाई whales cannot swallow a human completely because their mouths are big but their throats are very very small. बट उसके अंदर एक एक्सेप्शन है, स्पर्म वेल्स जो एक तरीके के टूथ वेल होते हैं, दे आर एक्सेप्शन. उनका थ्रोट भी काफी वाइड होता है एंड दैट अलाउज देम टू गल्प डाउन स्वालो इंटायर ह्यूमन ऑल्सो. बट इस तरह का इनकाउंटर काफी रेयर है. इट इज बिलियन टू वन थिंग कि आप पानी में हो और आपके पीछे स्पर्म वेल आ जाए और वो आपको स्वालो कर ले. दैट इज एक्सट्रीमली रेयर बट दैट इज पॉसिबल ओनली इन वन केस. अदरवाइज मोस्ट ऑफ द वेल्स कैन नॉट swallow a human because of their narrow throat. इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है. प्लीज रन दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट ट्रेल गार्ड एआई सिस्टम, इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. देखिए, ट्रेल गार्ड एआई सिस्टम जो है ये एक तरीके का एंटी पोचिंग टूल है, जिसको कहीं अगर इस्टेब्लिश कर दिया जाए तो वो पोचर्स के मूवमेंट को ट्रैक कर सकता है. रेल गार्ड एआई सिस्टम को सिमलीपाल टाइगर रिजर्व उड़ीसा में लगाया गया है. इट मेड सिमलीपाल द फर्स्ट सच टाइगर रिजर्व टू हैव एआई बेस्ड एंटी पोचिंग टूल इन इंडिया. रेल गार्ड एआई सिस्टम ये मेनली कैमरा बेस्ड अलर्ट सिस्टम है, जो मूवमेंट्स को ट्रैक कर सकता है, पिक्चर क्लिक कर सकता है, अलर्ट भेज सकता है, जिससे जो हमारे फॉरेस्ट रेंजर्स हैं वो अलर्ट हो जाएं और पोचर्स को नैप कर लें. ये इस कैमरा बेस्ड जो एआई बेस्ड सिस्टम है, ये इसके अंदर बैटरीज भी लगे रहते हैं जो 6 महीने से लेकर के 1 साल तक चल सकते हैं. सिमलीपाल टाइगर रिजर्व के ऊपर मैंने ये प्रश्न दिया है आपको. आपने मेलानिस्टिक टाइगर्स के बारे में जरूर सुना होगा, मैंने भी न्यूज़पेपर एनालिसिस में कवर किया था 6 महीने पहले. याद कीजिए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए. कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था इलेक्शन कमिश्नर्स और चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, पहला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो है नहीं, यहाँ पे यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर है. और तीसरा स्टेटमेंट भी गलत है. सर्च कमेटी के अलावा एक सिलेक्शन कमेटी भी है. सर्च कमेटी तो हेडेड बाय यूनियन लॉ मिनिस्टर, बट एक सिलेक्शन कमेटी भी है. एंड अर्थक्वेक से संबंधित यहाँ दोनों स्टेटमेंट सही थे. यहाँ पे ये दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है, बिकॉज द प्रीमियम हैज टू बी पेड बाय द बैंक एंड इट कैन नॉट बी पास्ड ऑन टू द कस्टमर्स बाय बैंक. ये तो सिंपल सा प्रश्न था, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस. तो इसका जवाब तो डिसरप्ट और ओवरलोड सिस्टम होगा, राइट. दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.